नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इस सप्ताह क्लासेस में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। हो सकता है एक दो ब्रेक अपन को लेने पड़े। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले कुछ समय से, अब आप लोग एक फैमिली हो तो फैमिली के साथ में सभी कुछ बातें शेयर की जाती है। पिछले कुछ समय से कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा बहुत ज्यादा हाई हो गया है। डॉक्टर ने बिल्कुल पूरी तरीके से रेस्ट का कहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जितना आराम करूंगा उतना ही मेरे लिए और नुकसानदेह है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को कंटिन्यू रखूं, और जब मैं कंटिन्यू हूं तो कई सारे विद्यार्थी कंटिन्यू रहते हैं। तो जब मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं टेलीग्राम से आप लोगों को बता दूंगा कि भैया आज जो है क्लास नहीं आएगी, या एक दो दिन 3 दिन जितने भी दिन नहीं आ पाएगी वो मैं बता दूंगा। बाकी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को क्लास बढ़िया तरीके से कंटिन्यू दी जाए, ठीक है। तो अभी आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, उसमें यह है। पहले तो 1 मिनट, हाँ मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को स्क्रीन पूरी दिखे ताकि, है ना। ओके। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन में यदि आप खनिज पे गौर करोगे तो मैंने वहां पे आप लोगों को ऊर्जा से संबंधित खनिज पढ़ाए थे 3, जिसमें अपन ने कोयला पढ़ा, प्राकृतिक गैस पढ़ा और खनिज तेल पढ़ा। तो वो भी ऊर्जा संसाधन के अंदर ही आते हैं। यानी कि ये समझो आप कि अपने पिछली क्लासेस से कंटिन्यू अभी करें ना इस सप्ताह वाली क्लास, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू ही हो रही है। अब चूंकि ऊर्जा संसाधन एक टॉपिक है, अपन 2-3 क्लास के अंदर इसको पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें मेन कंफ्यूजन क्या रहता है, देखो टॉपिक पढ़ने से पहले समझो कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं और आप लोगों को किस तरीके से याद करना है। क्योंकि ये टॉपिक बेस्ड रहता है आर्थिक समीक्षा पे, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाता है ये। तो एक तो जैसे आर्थिक समीक्षा के अंदर अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता वाली जो सारणी आई है उसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। उसमें जो है आप लोगों को याद करनी होगी। मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध भी करवा दूंगा, और वैसे अपनी आर्थिक समीक्षा आ रही है उसके अंदर भी आप लोगों को सारी की सारी चीज मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं टेलीग्राम पे भी आप लोगों को अधिष्ठापित ऊर्जा वाली सारणी दे दूंगा, जिसमें से आप लोग आंकड़े जरूर देख लेना। सबसे पहले चांसेस वही है, एक मतलब 3-4 कॉलम की सारणी है, उसमें से एनर्जी देखकर जाओ। आप जो भी एग्जाम देते हो उससे पहले उन्हें जरूर देखना, वहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो वो नवीनतम क्योंकि आर्थिक समीक्षा आ चुकी है तो वहां से देखनी है। दूसरी चीज कि प्रश्न बनते हैं जैसे कि इतने सारे सोलर प्लांट लग गए, इतनी सारी जैसे परियोजनाएं चल गई, सबसे प्रश्न नहीं बनते हैं। अब 500 मेगावाट के बहुत सारे सोलर प्लांट लग गए, विद्युत परियोजनाएं खूब सारी चल रही है, जैसे अपन पढ़ते हैं तभी और सारी लागू हो जाती है, तो वहां सब जगह से प्रश्न नहीं बनते हैं। इसलिए अपनी क्लास उस पैटर्न पे चलेगी जहां से प्रश्न बनते हैं। अपन 90% कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन 100% के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। 100% के चक्कर में वो चीजें याद नहीं होती है, उसके चक्कर में हम दूसरा बहुत कुछ खो देते हैं। तो अपने क्लासेस हमेशा उस पैटर्न पे चलिए, आगे भी उस पैटर्न पे ही चलेगी। इसलिए निश्चिंत रहे, जहां से प्रश्न बनते हैं ना वो सारी चीजें करवाऊंगा। 2 क्लास की जगह यदि 3 क्लास देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन जहां से जैसे प्रश्न बनते हैं उस तरीके से मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो जो आंकड़े पढ़ने का कहूं, जैसे कि अभी अधिष्ठापित ऊर्जा वाली आपको आंकड़े पढ़ने का कहें वो पढ़ लेना, वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को स्पेशली वही सारणी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आर्थिक समीक्षा आप लोगे ही या जो भी है, तो उसके अंदर तो आपको आनी है, लेकिन फिर भी टेलीग्राम पे वो स्पेशल सारणी आ जाएगी तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज है, ये वाली सारणी है, क्योंकि नवीनतम आ गई है तो अब वो नवीनतम ही पढ़नी है, ठीक है। चलिए शुरू करें इस क्लास को, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले समझो, ये इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ऊर्जा संसाधन यदि पढ़ने जा रहे हैं अपन, ऊर्जा के स्रोत पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, ऊर्जा के स्रोत पढ़ने जा रहे हैं। तो ऊर्जा देखो, यदि अपन देखा जाए कि इसके उपयोग कब से हो रहा है उसके आधार पे देखें तो ऊर्जा के स्रोत है वो 2 तरह के हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आसान भाषा में समझो, आप रटने बैठोगे तो बहुत मुश्किल होगी। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी आपा भी यूज करा, अपर बाप दादा भी यूज करी और अपर पुरखा भी यूज करी। बा ऊर्जा जिको सभी यूज करता, बाबा आदम के जमाने में चालती आ रही है, तो बा है परंपरागत। गैर परंपरागत यानी कि आपा यूज करन लागा लेकिन आपर बाप दादा यूज नहीं करी, आपर पुरखा यूज नहीं करी, तो वो गैर परंपरागत है, यानी परंपरा से नहीं चली आ रही। और हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी और ऊर्जा के स्रोत आए जो अपन भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो होंगे गैर परंपरागत, जो परंपरा से चले नहीं आए।
लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में और भी चीजें ये होती है कि वो जो है नवीनतम तकनीकी के आधार पे होती है और नवीनतम स्रोत के आधार पे होती है, तो उनके लंबे जो है चलने के आसार रहते हैं, वो खत्म जल्दी से नहीं होती। ऐसे ही उपयोग के आधार पे ये तो उपयोग के आधार पे अपन ने देखा है ना, कब से उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पे। इसी तरीके से नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो तरह के स्रोत और होते हैं। नवीकरणीय वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनमें मतलब आगे कंटिन्यूटी रहती है, उन्हें नयापन दे सके, उन्हें बार बार नवीकरण किया जा सके उनका। अनवीकरणीय यानी एक बार उपयोग में ले लिया फिर उसका कोई यूज नहीं होगा, एक बार यदि उसके संसाधन खत्म हो गए तो फिर बाद में उन्हें वापस नहीं बनाया जा सकता, वह है अनवीकरणीय। तो सीधी तरीके से तो ये समझना है। अब आते हैं अपन पढ़ाई के पैटर्न पे कि आप लोगों को कैसे नोट्स बनाने, कैसे क्या। तो देखो इस सारणी से समझो एक बार कि परंपरागत अनवीकरणीय, अनवीकरणीय का मतलब है इनका वापस से जो है यूज नहीं हो सकता, ठीक है। ये जैसे वो होते हैं ना रिन्यूएबल, और फिर बाद में वही चीज आगे नवीकरणीय, जो बार बार रिन्यूएबल यानी बार बार उन्हें जो है नवीकरणीय यानी कि बार बार उन्हें क्या कहते हैं, चक्रीकरण उनका चलता रहे ये चीज, क्योंकि उनका जो है चक्रीकरण चलता रहे, वापस से उनको जो है वापस से उत्पादित किया जा सके, यही चीज है, ठीक है। तो देखो अनवीकरणीय के अंदर कौन से आते हैं, अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि कोयला, प्राकृतिक तेल वगैरह, ये क्या है, भूमि के अंदर है। अब अपन इनका एक बार जितना दोहन कर लेंगे, एक बार दोहन कर लिया उसके बाद में खत्म, ठन गोपाल बिंगे बाद में की नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो है सतत उपयोग किया जाना चाहिए, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ ले सके। अब जैसे कि देखो कोयला भूमि के अंदर, तेल, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। तो ये चीजें अपने अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि एक बार खत्म हो गए तो फिर बाद में भैया कुछ भी नहीं बचेगा पीछे, इसलिए इनका दोहन उसी तरीके से होना चाहिए। फिर देखो क्या है परंपरागत नवीकरणीय, ये क्या है, भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्ट, लकड़ी का चारकोल आदि। अब चूंकि ये इसके अंदर दिया है परंपरागत नवीकरणीय और ये अपरंपरागत नवीकरणीय, अनवीकरणीय है, ये परंपरागत अनवीकरणीय और परंपरागत नवीकरणीय, यानी कि ये दोनों ही स्रोत कैसे हैं, ये दोनों ही स्रोत है परंपरागत, और यहां पे आएंगे गैर परंपरागत, ठीक है। ये दोनों ही परंपरागत है, लेकिन इसमें से ये नवीकरणीय, इनका फिर से नवीकरण किया जा सकता है, इसमें से नवीकरण नहीं किया जा सकता। अभी मैं आगे एक और सारणी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उससे और भी अच्छी तरीके से अपन समझेंगे। अब देखो गैर परंपरागत स्रोत कैसे हैं, यानी कि ये गैर परंपरागत का मतलब ये है कि अपन यूज कर रहे हैं और अपने पुरखों ने यूज नहीं किया, ठीक है। तो उसमें देखो सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा अभी अभी सोलर प्लेट वगैरह ज्यादा लगी, आने वाले समय में सौर ऊर्जा के प्लांट और लगेंगे। ब्रह्मांड में जब तक सूरज है तब तक सौर ऊर्जा है, और सूरज तो हमेशा है ही। तो ये कैसा है, लेकिन पहले हमारे पुरखे इसकी ऊर्जा को भाई समझ नहीं पाए थे, उन्होंने यूज नहीं किया, हम कर रहे हैं, तो ये गैर परंपरागत है। जलीय ऊर्जा गैर परंपरागत, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। क्योंकि ये विज्ञान की जैसे जैसे मतलब उन्नति हुई, वैसे वैसे ये ऊर्जा के स्रोत भी उन्नत हुए और इनका यूज पता चलने लगा। तो ये गैर परंपरागत है, लेकिन ये लंबे चलेंगे, क्योंकि ये फिर क्या है, खत्म नहीं होते जल्दी से, ठीक है। तो ये पवन खत्म नहीं होने वाली, ठीक है, अपने सौर ऊर्जा खत्म नहीं होने वाली, तो ये चीजें चलती रहेगी। भूतापीय ऊर्जा खत्म नहीं होने वाली। तो ये इस तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी ये चीज समझने के लिए, ऊर्जा को समझने के लिए। और देखो अब इसको और अच्छी तरीके से समझे अपन कि परंपरागत साधन क्या है, गैर परंपरागत साधन क्या है ऊर्जा के, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे से अपन समझ लेते हैं। अंतर समझने से क्या है, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहेगा आप लोगों के। देखो क्या है, परंपरागत की बात करें, मानव, पशु, ईंधन, ईंधन यानी कि लकड़ी जो जलती है, ठीक है, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। क्या है, परंपरागत साधन है। अब प्राकृतिक गैस जमीन के अंदर है, ठीक है, परंपरा से चले आ रहे हैं, कोयला भी परंपरा से चला आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, परंपरागत साधन है। इसमें क्या होता है, देखो ऊर्जा के परंपरागत साधनों को मानव प्राचीन काल से ही उपयोग में ला रहा है, ठीक ठीक बात है। जल विद्युत शक्ति को छोड़कर, जल विद्युत शक्ति नहीं है, जल विद्युत शक्ति बाद में आई, ठीक है, छोड़कर अन्य सभी साधन एक बार उपभोग कर लिए जाने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ये क्षयी संसाधन है। और क्या कहा जा सकता है इन्हें, क्षयी संसाधन, जिनका क्षय होता है।
अब कोयला है, खनिज तेल है, आप किसी का भी उदाहरण ले लो, तो ये एक बार सही हो गया, पानी की वो खत्म है। कोयला एक बार जला दिया बस राख बन जाएगी, खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये कैसे क्षय संसाधन है। ऊर्जा के परंपरागत साधनों का उपयोग विश्व में व्यापक स्तर पर किया जाता है और ऊर्जा के ये साधन पर्यावरण प्रदूषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल विद्युत इसका अपवाद है, जल विद्युत इसके अंदर आता है लेकिन इसका अपवाद है, वो प्रदूषण भी नहीं फैलाता और ये जो है सही संसाधन के अंदर नहीं आता। ठीक है, और फिर आते हैं अपन गैर परंपरागत। अब इसमें देखो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा, यानी कि बायोगैस भी हो गया, बायोमास भी हो गया। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। मैं इन्हें कहता हूं कि ये विज्ञान की देन है। ये क्या है? विज्ञान की देन है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों के प्रयोग आगे बढ़े, वैसे वैसे ये ऊर्जा के संसाधन डेवलप हुए। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का विकास वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ साथ हुआ है। सही बात है, वही चीज जो मैंने आप लोगों को कही कि वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ साथ ही ये चीज आगे बढ़ी है। जैसे जैसे विज्ञान और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें और बढ़ोतरी होगी, इसमें और ऊर्जा के संसाधन जुड़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नव्यकरणीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? अधिकांश ये कैसे होते हैं? नव्यकरणीय होते हैं। अभी अपन ने जो चीज देखी थी वो परंपरागत के अंदर नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय देखे थे, लेकिन इसमें अधिकांश नव्यकरणीय ही होते हैं। ये गैर परंपरागत साधन में इनका निरंतर उपयोग किया जाता रहेगा। जैसे कि जब तक ब्रह्मांड में सूर्य रहेगा सौर ऊर्जा अनवरत रूप से प्राप्त होती रहेगी। अर्थात ये कैसे हैं? अक्षयी साधन है जिनका क्षय नहीं हो। अब सूर्य का प्रकाश मान लो 4 दिन बादल आ गए तो क्या हो गया? 4 दिन बादल आए वापस छटेगी, फिर सूर्य की ऊर्जा मिलेगी और फिर जो है, अब देखना ज्यादातर ऑफिसों में, घरों में, खेतों में सोलर प्लांट लगते हैं और सोलर प्लांट लगाने से सरकार सब्सिडी और देती है और उससे उत्पन्न जो बिजली है अपन सरकार को और देते हैं वापस, तो सरकार उल्टे पैसे देती है, यानी कि वापस अपने भी को भी पैसे मिलते हैं। तो ये सौर ऊर्जा के प्लांट जब लगते हैं तो फिर सौर ऊर्जा कैसी? अक्षय संसाधन है। कैसी है? अक्षय संसाधन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की उपलब्धता तो पर्याप्त है परंतु उनका उपयोग व्यापक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैज्ञानिक तकनीक अभी तक हर घर तक नहीं पहुंची है। इतनी हर घर तक सोलर प्लांट नहीं लगे हैं, लेकिन लगेंगे आने वाले टाइम में, ये आप देखोगे। अब ज्यादातर ऑनलाइन भी आप लोगों को सोलर लाइटें मिलने लग गई। अब जो है रोड लाइटों में भी सोलर लाइट उपयोग में आने लगी। अमेजन वगैरह जो ये उत्पाद बिक्री की साइट्स होती है वहां पे भी सोलर लाइटें मिलती है, मैंने खुद ने लाकर लगवाई है। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो है ये चीजें अब व्यापक अभी उपयोग नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा के ये साधन प्रदूषण नहीं फैलाते। अब सौर ऊर्जा का क्या प्रदूषण होगा? किन मैसेज है? ठीक है, तो यहां से ये चीजें जो है ये आप लोगों को समझने के लिए इनके जो उदाहरण दे रखे हैं ना वे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा नव्यकरणीय के अंदर आता है, कौन सा अनव्यकरणीय के। दोनों इन कैटेगरी को अलग ही रखो, समझ लो एक बार। नव्यकरणीय अनव्यकरणीय का वर्गीकरण अलग रखो, परंपरागत गैर परंपरागत का अलग रखो। गैर परंपरागत ज्यादातर नव्यकरणीय होते हैं। बस आगे बात समझ, अब ले स्क्रीनशॉट। अब देखो और चित्र के माध्यम भी समझ जाओ और इन मतलब ज्यादा की मतलब इलाज नहीं है भाई। कोई बीमारी हुआ तो सब तरह का इलाज हुआ। ठीक है भाई, एलोपैथिक इलाज डॉक्टर बटे भी गया। ठीक है, एक पाठ भी है छठी में है शायद, ऐसे ऐसे हो रहा है कि पेट में क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बिन छोरा रहे होमवर्क अधूरो हो तो बहानो बनाए ऐसे ऐसे। तो भाई माँ बाप तो सारा ही काम करे भाई, डॉक्टर ने भी बुलायो, आयुर्वेदिक वैद्य साहब ने भी बुलाया। ठीक है, नीम हकीम के पास भी ले जाते, सब जो है सारे इलाज कर लेते हैं। तो बस आपको पहली सारणी बताई, डॉक्टर के पास ले गया, दूसरी सारणी आपके आयुर्वेदिक इलाज करा दिया, तीसरी में आपके नीम हकीम वाला भी करा रहा हूं। इसके अलावा फिर आगे बाकी काली बीत है। ठीक है, दके दोरा है। अब देखो ये क्या है? रिन्यूएबल यानी कि नव्यकरणीय, वापस से इनका जो है चक्रण किया जा सके, पुनर्चक्रण। तो क्या है? सोलर ऊर्जा है। ठीक है, सोलर एनर्जी होगी, बायोमास एनर्जी होगी। ठीक है, बायोगैस भी आ जाएगी इसके अंदर, विंड एनर्जी होगी, पवन ऊर्जा होगी, जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा होगी और हाइड्रो पावर होगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपके किसके अंदर आ जाएगी? रिन्यूएबल के अंदर। और नॉन रिन्यूएबल के अंदर कौन कौन सी आएगी? देखो, फॉसिल फ्यूल ऑयल यानी कि जीवाश्म ईंधन। ठीक है, खनिज तेल वो आ गया आपके, कोल यानी कि कोयला आ गया आपके, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस आ गई। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। ये सारी की सारी कैसी है? नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, अनव्यकरणीय। तो ये दोनों तरीके हैं, तीनों तरीके बताए मैंने आपको।
3 स्लाइड यूज की और तीनों तरीके बताए हैं। इसके बाद में आप चाहे भारत के ऊर्जा के संसाधन पढ़ो, चाहे राजस्थान के ऊर्जा के संसाधन पढ़ो, ये चीजें बेसिक क्लियर करनी जरूरी है, जो अब हो गई है। जिन्होंने बिना स्किप किए शांति से धैर्य के साथ में सिर्फ क्लास शुद्ध उद्देश्य से देखी है ना, उन्हें तो याद है। जिनके दिमाग में मतलब मैं क्या कहूं रहे, मेरे पढ़े शब्द ही कौन, कई बच्चा तारीफ वास्ते मन शब्द ही नहीं मिले, जो थे कह दिया करो गुरु जी आज तो शब्द ही नहीं मिल रहे। मतलब पढ़ने वालों की तारीफ करने के लिए तो मुझे बहुत शब्द मिलते हैं, उनके लिए तो मुझे बुलाओ जितना ही कम है। लेकिन जो को नहीं पढ़ने वाला है नहीं, बिना खातिर मैं कह सकूं कि मुझे तो शब्द ही नहीं मिलते आप लोगों की तारीफ के लिए। क्या तारीफ करूं, क्या हाँ आप लोग चाहे चैट बॉक्स में बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, करो करो, खड़काओ खड़काओ, यहाँ वह कौन, तो इनके लिए मुझे शब्द नहीं मिलते हैं। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मेरे पास में बहुत शब्द है, बहुत उद्गार है, और उनके लिए तो मैं हमेशा ही तारीफ करता रहूंगा। तो ये बात तो है, आप लोग भी उस श्रेणी में हो, आपकी तारीफ होगी। आप लोग दमेड़ा लो चैट बॉक्स में, आपकी तारीफ नहीं होगी, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आपको भांति भांति की क्लासें आप लोग देख चुके हो, और भांति भांति की क्लासेस में आप लोगों को बढ़िया तरीके से हमारे कई शिक्षक वृंद कहते भी है आप लोगों को, भाई कमेंट करो, चैट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ, शेयर करो, ये करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट चलो रे। और मेरू भैया कौन, मैं मना करता हूं आप लोगों को कमेंट नहीं करना है, ठीक है, चैट बॉक्स में बिल्कुल ही नहीं। आप लोगों को प्रतिक्रिया देनी है, जब क्लास पूरी हो जाए बाद में आप प्रतिक्रिया दो, उस प्रतिक्रिया की वैल्यू भी है। मैं कभी चैट बॉक्स खोलन पाछी नहीं देखा कि बी टाइम कोई छोरो क्या कह रही हो, या फिर आप लोगों को कभी भी क्लास में भी रिप्लाई नहीं दिया जाता डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों का जो स्टडी आप लोगों की चल रही है ना, वो शुद्ध रूप से होनी चाहिए। आप लोगों का जो कंसंट्रेट है वो सीधा यहाँ होना चाहिए बोर्ड पे, और मेरा कंसंट्रेट मेरे दिमाग में जो थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए। मुझे क्या पढ़ाना है, कमेंट करने से और उनसे मेरी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होती है, मेरा अध्यापन भी डिस्टर्ब होता है, और आप लोगों का अध्ययन भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। शब्दों के भंडार बहुत है मेरे पास, तो आप लोग पढ़े, और ये शब्दों का भंडार उन लोगों के लिए ही काम आएगा उनकी तारीफ में जो पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ, देखो और ज्ञान मेरू देवी कौन, इतने ज्ञान में समझ जाओ, ठीक है, बढ़िया है, सिलेक्शन ले लो तो दुनिया ही जस गाय। अब देखो एक बढ़िया बात बताऊं, अरे पढ़े रिलेटेड है, कोई कहानी नहीं होना। राजस्थान के एग्जाम में, जिस एग्जाम के सिलेबस में ऊर्जा संसाधन टॉपिक होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, दो चीजें रट्टा मार के जो दोनों में से आप लोगों को मैं कह रहा हूं ऊर्जा संसाधन टॉपिक में से 70% चांसेस है इन दोनों में से प्रश्न बनने का, और सौर ऊर्जा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आगे इसको सरकार को और सारे सब लोगों को इसको आगे बढ़ाना है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में पवन ऊर्जा, दो चीजें, और दोनों ही आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, और दोनों ही मैंने आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिए हैं, ठीक है। अब बता रहा हूं, देखो मैं लीक कर रहा हूं अंदर से आप लोगों के पेपर में बनने वाले सवाल, तो आप लोगों को अब सावचेत हो जाना है और इसकी एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। अब वैसे कि जैसे अपने रेडा वगैरह की स्थापना जैसे 1985 के अंदर हुई है, ठीक है ना, ऊर्जा प्राधिकरण की, तो वो सारी चीजें भी अपन करेंगे, वो भी करेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। लेकिन पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करें, सौर ऊर्जा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को बता दिया अधिष्ठापित ऊर्जा वाली जो है सारणी, वो आप लोगों को याद कर लेनी है, वो मैं दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, ठीक है। कमिंग सून कौन है, ये जब का कब का था, 321वां था, इसलिए कमिंग सून था, ये आ चुकी, और विद्यार्थियों की टेबल की जो है शोभा बढ़ा रही है दोनों पुस्तकें, ठीक है। तो ये कमिंग सून नहीं गिने, ये आ चुकी है। अब देखो सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब राजस्थान में सौर ऊर्जा के ज्यादा मतलब विकास की तरफ ज्यादा क्यों देखा जा रहा है, या भाई प्रथम राज्य ये राजस्थान क्यों है? क्योंकि राजस्थान में इसकी ऊर्जा के ज्यादा मतलब चांसेस है। क्यों ज्यादा है? जैसे पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ तो वृक्ष वगैरह कम मिलते हैं, तो भाई किसी चीज में हम बैक फुट पे, तो किसी चीज में तो फ्रंट फुट पे जाए तो वहां पे कम मिलते हैं, यानी कि धूप ही धूप मिलती है, तो धूप का फायदा उठा लो। भाई हमारे पास में जो है उस चीज का फायदा उठाओ ना, हमारे पास में जो चीज नहीं है उसी को क्यों रोना है? हमारे पास में जो है उसके अंदर पॉजिटिविटी देखते हुए यदि फायदा उठाना है, किसी को सीखना है, तो ये यहाँ सौर ऊर्जा से राजस्थान के बारे में सीखो, ठीक है। तो आप लोगों को अपने संसाधन जो अपने पास में है उनमें सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा। देखो प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019,
जो तीसरी थी, और इन दोनों के लगाओ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट। सौर ऊर्जा नीति पूछी जाती है, ठीक है, इन दोनों के लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओगे, ये पूछी जाती है, ठीक है ना। फिर देखो सौर ऊर्जा में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, प्रथम है। पहली ऊर्जा नीति जो सौर ऊर्जा नीति लागू की उसमें भी राजस्थान प्रथम है, और सौर ऊर्जा के मामले में देश में प्रथम क्यों है वो चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हमारे पास में वन कम है, हमारे पास में वृक्ष कम है, तो हमारे पास में धूप ज्यादा आती है, तो हमारे पास में धूप ज्यादा आती है तो उसका उपयोग किया जाए, और हमने उपयोग किया तो हम प्रथम स्थान पे आए इसमें। भाई किसी में बैक फुट पे है तो किसी में फ्रंट फुट पे आए हैं। फिर देखो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र मथानिया, मथानिया की मिर्चा फेमस है, और मथानिया की मिर्चा ने जीआई टैग देने की कोशिश कर रहा है अब, और वो आवे कटे जोधपुर ग्रामीण के महीने आवे, पहले जोधपुर में पड़ता और हमें आवे जोधपुर ग्रामीण के महीने आ रही है थारे मथानिया। मथानिया की मिर्चा बहुत फेमस है, ठीक है, आगे बात समझ। तो देखो और मथानिया याद रखना है, सौर ऊर्जा आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, नया गांव पहला पड़ता है इन जयपुर, अब पढ़ो दुदू, ठीक है, अब पढ़ो दुदू। नयो टाबर है, टाबर नयो है तो दुदू भी है, ठीक है, गांव नयो है, नया गांव है तो दुदू जिला याद रखना है भाई। और तो तरीको क्या है याद करने को बताओ, दुदू पीव तो नयो ही टाबर वे, पुरानियो टाबर कौन पे, पुरानियो टाबर खून पीनो स्टार्ट कर दे, कौन करेगा, सही बात नहीं है। अरे मजाक है ना बेटा, पढ़ लियो। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कौन सा है, बालेश्वर जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं, मैं आप लोगों को बनने वाले प्रश्न ही दे रहा हूं। बालेश्वर जोधपुर ग्रामीण। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव कहां चलेगी, पिछोलिया, पिछोला झील, पिछोलिया नहीं आ रहा है, पिछोलिया मेरी गलती हो बोली जगी, पिछोला झील उदयपुर। और जब चलाई थी, जब आपको झील पढ़ाई थी तब ये आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है, ये इसके अंदर पढ़ाया। फिर फतेह सागर को याद करना, फतेह सागर में भी आप लोगों को जो है एक चीज पढ़ाई थी बढ़िया तरीके की, कौन सी थी, सबसे बड़ी सौर वेधशाला आई फतेह सागर झील उदयपुर। यानी कि सौर ऊर्जा चलित नाव पूछे तो पीछे जाना, ठीक है, और आप लोगों को पूछे कि सौर वेधशाला पूछे तो वैध जी पूछे तो आगे जाना, यानी कि फतेह कर लेना फिर, ठीक है, फतेह सागर। और जब नाव पूछे तो पीछे जाना, ठीक है, पिछोला। राज्य का प्रथम निजी क्षेत्र में सौर बिजली घर खींवसर, खींवसर कट है नगौर, और खींवसर फोर्ट है नहीं, ओ खींवसर फोर्ट बड़ी बड़ा मतलब मन बढ़िया लगे एकदम बिंगे माए, मतलब वो खींवसर पहले से के नगौर गढ़ स्टूडेंट हमारे, तो खींवसर पहले से के हैं बिम। अच्छा याद आया, कोई झुंझुनू का स्टूडेंट हो तो कमेंट करके बताना भाई, हमारे एक झुंझुनू, हमारे यहाँ कोई साथी स्टाफ में से किसी को किसी की मिसेज है, उनको बीएड या एसटीसी कॉलेज मिली है, नरसा का मैसेज आया था कि सर झुंझुनू का कोई स्टूडेंट हो तो पूछना। तो कोई झुंझुनू का है तो बताना भाई, उन्हें कोई वहां पे मकान वकान लेना है किराए का, तो आप लोग अब सहयोग नहीं करोगे तो कब आएगा, आप लोगों का समय आया है। जो झुंझुनू के हैं वो बताना, ठीक है, ऐसा हो ज्यादा नहीं, 2-4 जने जो है कमेंट कर बता देना, नंबर यदि दे सको कमेंट बॉक्स में दे देना, ताकि वो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, हमारे यहाँ के हैं और आप लोगों के वहां आए हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी झुंझुनू वाले, ठीक है। और नागौर वाले ये कभी बुलाओ भाई, खींवसर फोर्ट वगैरह घुमाने हम लोगों को, हम घूमने फिरने के शौकीन, वैसे ही देखो आप लोगों की टेंशन लेके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के बैठे, तो कभी घुमाने लाओ तो हमारे भी थोड़ा सा क्या है स्वास्थ्य वगैरह बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक जगह है यहाँ, तो बुलाइए हमें, ठीक है। नेहरू जी चला जाता घूमने स्विट्जरलैंड, स्वास्थ्य लाभ है तो मानते हैं, खींवसर तो बुला लो और कम कम। देश राज्यों में प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहां, गौरीर गांव झुंझुनू के अंदर, ठीक है। किस लिए पढ़ना है, क्योंकि प्रथम, इसलिए ये पूछा भी जाता है, तो ये पूछे जाने वाली चीजें हैं जिनको हम भूल नहीं सकते, ठीक है। और है अभी तो और है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं ले तो यूं तो थे सेव करियोड़ो हुई जीडी फैक्ट 321 नंबर, ठीक है। अब देखो दूजो पार्ट 2, ठीक है, ये भी आप लोगों को फैक्ट के रूप में दे दिया था, ठीक है। अब चूंकि ये फैक्ट की बुक आई थी 250 तक, ये क्या 250 तक, तो इसका अगला वॉल्यूम जब आएगा 251 से और 500 तक का, उसके अंदर ये फैक्ट आएंगे, जोड़ के मिलेंगे। ये 250 तक के फैक्ट का संकलन था, वॉल्यूम में 1 था, तो इसके अंदर यही है। जब 500 पूरे हो जाएंगे, वॉल्यूम 2 आएगा, तब आप लोगों को ये भी इसी तरीके से रंगीन प्रिंट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सौर ऊर्जा चलित राज्य का पहला एटीएम
मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे के सारे। कुसुम योजना के तहत, ठीक है, कुसुम योजना क्या है, पीएम कुसुम योजना भी कहा जाता है, जिसमें जो है खेतों में सोलर प्लांट वगैरह लगाए, सोलर पंप वगैरह। उसके तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी गांव, जो कोटपुतली बहरोड के अंदर वर्तमान में आ गया है, ठीक है। राजस्थान का सौर ऊर्जा चलित प्रथम मिल्क चिलिंग प्लांट ये है भरतपुर के अंदर, ठीक है। कहां है, भरतपुर के अंदर मिल्क भरा हुआ है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क, और इसको तो मैं कह रहा हूं आप खीला ठोक के मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, खीला ठोक के, यानी कि ताबूत में आखिरी कील हम ही ठोकेंगे, और हमारी बेरोजगारी के ताबूत में आखिरी कील हम ही ठोकेंगे, ये ठोक के यहां पे लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और एग्जामिनर का इतना पसंदीदा कि ये बढ़ला तो पता नहीं कितनी बार इन्होंने पूछ लिया है, पता नहीं नाम पसंद आया है या ये प्रश्न पसंद आया, और मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूं कि आने वाले एग्जाम में और देखने को मिलेगा। क्या है, बडला सोलर प्लांट कहां है, फलोदी के अंदर, और सबसे बड़ा पार्क है ये, बडला सोलर पार्क का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट कौन सा है, जसोल धाम ट्रस्ट बालोतरा, जसोल माजीसा भटियाणी सारो तीर्थ धाम जिन बुआसा के नाम जानता, ठीक है। मैं 10 किलोमीटर आगे नाकोड़ा जी तीर्थ धाम है, ठीक है, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ धाम, और ये जो है पटियाणी साह का प्रसिद्ध तीर्थ धाम जसोल के अंदर, और यहीं से 10-15 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है आसोत्रा, जो ब्रह्म धाम है, जो राजपुरोहित समाज का तीर्थ माना जाता है, वह ये आसपास ही सारी चीजें हैं। सब जो बताई मैंने, 3 स्थल बताए, तीनों की तीनों बालोतरा जिले के अंदर। तो जसोल धाम ट्रस्ट, ये ध्यान रखना, सौर ऊर्जा संचालित पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन गोरम घाट राजसमंद, अभी एक थोड़े दिन पहले बहुत भयानक वीडियो आया था सामने, जो गोरम घाट क्या है, एक ही ट्रेन जाती है मीटर गेज, और वही ट्रेन वापस आती है, और वो पुलिया बना हुआ बीच में, और कोई इंस्टा की रील बना था और काले ही कर दी, ठीक है। लोग गई, ट्रेन आती दिखी और कूद गया नीचे, वो तो ठीक है, गनीमत रही कि 70 फीट ही वहां पे गहराई थी, नहीं तो बीच में तो 250-300 फीट थी, तो हाथ पैर तुड़ा लिए और लड़की का मुंह का जबड़ा तुड़ा लिया। कभी भी रील्स बनाते हुए और बरसात की सीजन में बहुत ध्यान रखें, आप ऐसी गलतियां नहीं करनी है, सेफ्टी मस्ट, सबसे पहले है आपकी सुरक्षा। ये जो है गोरम घाट, ये राजसमंद के अंदर, यानी कि ये यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले केंद्र कहां है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रावत भाटा में से आणविक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादित जिला कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि फलोदी है ना सबसे शुष्क स्थल, आप लोगों ने देखा होगा। अब जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जोधपुर, ये सब पास पास ही, पहले जोधपुर जिले में पड़ते थे सारे, अब तोड़ तोड़ के अलग कर दिए, अलग जिले बना दिए, तो फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पावर पैक योजना का संबंध किससे है, सौर ऊर्जा से है। सेज यानी कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसे ध्यान में रखना। और इस सेज को पहले देखो, सेज त्रिकोण जिले, त्रिकोण के अंदर कौन से जिले आते हैं, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, यानी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जिले सेज के अंदर आते हैं। इसमें अपने बीच में एक लाइन रह गई, ये देखो, राज्य का पहला 55,000 लीटर पानी गर्म करने वाला सोलर हीटर बीट्स पिलानी झुंझुनू के अंदर है। ये सौर ऊर्जा से संबंधित वे सारे आंकड़े आ गए आप लोगों के पास जो एग्जामिनर पूछता है। अब इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में देखो और चीजें आती है, कैसे आती है कि सर वहां पे कितने मेगावाट का वो संयंत्र लगा हुआ है, वहां कितना लगा हुआ है। तो ये चीजें मैं जहां तक देखता हूं बहुत कम स्टूडेंट याद रख पाते हैं, और इन्हें याद करने के चक्कर में जो चीजें याद करने वाली वो भी भूल जाते हैं। पहले बेसिक और ये चीजें याद करो, उसके बाद आप लोगों को लगे कि मेरा सिलेबस 100% सब कंप्लीट हो चुका, कवर हो चुका, उसके बाद में आप वो 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट वाली एनर्जी वाले की तरफ जाओ। आंकड़े मैं उपलब्ध करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं अभी यही कहूंगा कि आप लोग इस तरीके से बढ़ो कि आप लोग 90% को फोकस करो, ताकि आप लोगों के आगे नुकसान नहीं हो, ठीक है। 100% को करने के चक्कर में हम इतने बड़े बड़े ग्रंथ तो ला के रख देते हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जाते, और पढ़े जाए तो कभी याद नहीं होते, ये बात है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का तो अभी फैक्ट दिया था, देखो 376 नंबर का ही फैक्ट था, अभी का ही है। अगर परमिशन दो तो गलोत्तर कर दूंगे। ओके, मिस कॉल भी है रे, कौन है? हाँ।
पहले मैंने विचार किया था कि इस सप्ताह एक गैप ले लिया जाए फिर से, क्योंकि देखो स्वास्थ्य कई बार ऐसा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत सारी चीजें मतलब कुछ सूझता नहीं है, फिर शाम होते ही सिर भारीपन वगैरह कई सारी चीजें होती है। मुझे तो खुद अब पता चला कि ये चीजें भी इस तरीके से होती है। फिर सोचा कि सप्ताह भर का रेस्ट ले लेता हूँ तो थोड़ा सा फील गुड होने लगे, तो फिर क्लासेस लेते हैं। जितने में वो एक स्टूडेंट ने वीडियो बना के भेजा, पता है वो आप लोगों ने देखा होगा, कार्टून फिल्म वाला, एक भाभी का उसका सिलेक्शन हुआ, फिर उसका पार्ट 2 भी डाला, उसमें उसकी ननद का भी हुआ। मतलब ये हकीकत बात है, पिछली वैकेंसीज में हजारों सिलेक्शन हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड 3 मिला के। फिर वो चीजें देख के फिर से एनर्जी आ जाती कि यार अपन ब्रेक लेंगे, फिर वापस स्टूडेंट जो है टूट जाती। हालांकि देखो जब जरूरी होगा तब तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिर एनर्जी जुटा के जैसे तैसे जो है मैं कि क्लास लेते हैं। चलो जो होगा देखते हैं आगे। क्लास लेने से एक तरीके से खुशी ही मिलती है, बाकी उसके अलावा तो क्या है, आर्थिक लाभ तो लेना होता तो ऐप में पढ़ाते और आज करोड़पति बन के बैठे होते। हकीकत बात है, कई लोगों को, विद्यार्थियों को कुछ चीजें कम समझ में आती है, पता नहीं क्या है। एक आध कोई अपवाद आ जाता है, हालांकि अपने पास में अपवाद भी कमी है। एक आध कोई अपवाद आता है, गुरु जी आपके क्या है, आप तो कमाने, वो कैसे होते हैं, विजिटर होते हैं, जिनको अपनी कार्यशैली पता नहीं है। वो हर कोचिंग और हर जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने को भी आंकने लगते हैं। यदि 2-4 क्लासेस देख के यदि पैटर्न समझ ले, पद्धति समझ ले कि इनकी क्या है, तो फिर वो ऐसी बातें नहीं करते। फिर गए गुरुजी आपको क्या है, आपको तो कोर्स बेचना है। अरे भाई मैं कोर्स बेचिया कद 6-6.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तब तक तो मैंने बेचे नहीं। बेचने वाले तो 20,000 सब्सक्राइबर पे बेचने शुरू कर देते, 50,000 तक तो कर ही देते, 1 लाख तक तो धड़ो है, तड़ कर ही दे, कौन छोड़े भैया। आवती इनकम और इनकम की आंधी कौन छोड़ेगा बताओ। मैं कह रहा हूं 6.5 लाख सब्सक्राइबर में से मुझे तो 50,000 ही ऐसे लोग चाहिए जो मेरा कोर्स खरीदे, और मैं ज्यादा नहीं 500,000 रुपए में बेच दूं यही क्लासेस और क्या एफर्ट देना है एक्स्ट्रा मुझे, यही क्लासेस 500,000 रुपए में बेच दूं। अब आप लोगों की गणित मेरे हिसाब से अच्छी होगी, 50,000 इंटू 1000 कर लेना, कमाई है वहां। अब किताबों की आप कहो तो किताबों में मैं दिन रात मेहनत करता हूं और वो कलेक्शन देता हूं जो इतने बड़े ग्रंथ को इतना सा बनाकर छोड़ देती है, और उसका परफॉर्मेंस इतना होता है एग्जाम के अंदर, और उसमें फिर खर्चा वर्चा ये होता है। हाँ रॉयल्टी आती है मेरी, और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि हाँ उसमें मुझे फायदा है, और वो फायदा मैं आप लोगों की क्लासेस को नियमित रखने में और मेरी टीम के मेंटेनेंस में इसमें निकालता हूं। ऐप से टेस्ट सीरीज आप लेते हो 50-60 रुपए में, हम जो देते हैं ना, हमारा महीने का खर्चा है 5 लाख रुपए का, उस ऐप को मेंटेन करने का, उस टीम को मेंटेन करने का। यदि आप में से कोई बहन कर सकता है कर लो, मैं वो भी फ्री करा दूं। तो ऐसी बातें नहीं होती है। जब आप लोग मेरी जगह पे आओ या ये चीजें करके देखोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इनके पीछे एफर्ट कितना लगता है और ये मेंटेनेंस कितना हो। अभी कमाना हो तो यही एफर्ट के साथ, और एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं करना है, यही एफर्ट के साथ में इंटू करके देख लेना। 50,000 तो नॉर्मल बताया, 6 लाख जब सब्सक्राइबर होते हैं तो कम से कम 50,000 के लाख कोर्स बिक जाते हैं 500,000 रुपए की फीस रखने पर, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, काली बातें नहीं करनी है। पढ़ाई करो, पढ़ा रहा हूं और कोई नहीं मिले थन क्या, हाँ पूरा कोर्स करा कौन है एडो, पागल कोई मिले थन, मैं मिल गयो और पागल हो गयो वही ठीक है। बाकी थे पढ़ो मजे, बाकी की बातों में नहीं आना है, पढ़ने में फोकस करना है और सिर्फ एक लक्ष्य रखना है कि सिलेक्शन लेना है। बार बार ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, ध्यान दे देना। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, चौथा। सौर ऊर्जा में पहला बताया था राजस्थान का, और पवन ऊर्जा के मामले में चौथा है, पहला तमिलनाडु, ठीक है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012, ये नीतियां सारी ध्यान में रखनी है। और आप लोगों को बता दूं कि नीतियां जो है अब आप लोगों के दिमाग में आएगी कि सर सौर ऊर्जा में पढ़ रहे तो वो पढ़ा, पर्यटन नीति में पढ़ा तो वो पढ़ा, उसमें वो पढ़ा, इसीलिए जीजीडी फैक्ट काम में आते हैं। जीजीडी फैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं नीतियों से रिलेटेड एक फैक्ट दे चुका हूं जिसमें सारी नीतियां एक साथ आप लोगों को कलेक्ट करके दी जा चुकी है। यदि आप लोग नियमित हैं, यदि आप लोग जागरूक हैं अपने प्रति, यदि आप लोग सक्रिय हैं, तो आपको कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सक्रिय नहीं है तो इसी क्लास में 10 प्रश्न पूछोगे, ठीक है। ये चीजें हैं, 18 जुलाई 2012 ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 19 दिसंबर 2019 याद करना बिल्कुल ही आसान है, 19 याद करना है, 19 लक्ष्य क्या है इसका, 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। अब पवन ऊर्जा में सोलर पंखे लगते हैं, ये देखो ये पंखे लगते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े पंखे होते हैं,
अगर मैं कह रहा हूं एक पंखुड़ी, इसकी एक पंखुड़ी किसी ट्रक में भर के जा रही है तो आप देखते हैं अनुमान नहीं लगा सकते कि ये क्या है, इतनी लंबी होती है। मेरे को खुद को नहीं लगा अनुमान, इसलिए मैंने कहा, फिर बाद में पता चला अच्छा ये तो सोलर पंखे की जो है पंखुड़ी है एक, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा इसके अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता 284 गीगावाट है। और नया प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, ये क्या है, नया प्रश्न है, यदि बढ़ेगा तो याद रखोगे, ठीक है। राज्य में मार्च 2024 तक कुल 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो नवीनतम आंकड़ा है आप लोगों के, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आंकड़ा शामिल करके दिया गया है। राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, पंखों की नगरी। सौर ऊर्जा में भी आगे जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में सीमेंट के सर्वाधिक यदि कोई सोर्सेस देखे जा रहे हैं कहीं पे, तो वो भी जैसलमेर के अंदर। और पवन ऊर्जा में जाना ही है, क्योंकि न तो वहां पे कोई पर्वत है, न पहाड़ियां है, न कोई जंगल है, हवाएं चलती है सन्नाटेदार, पवन ऊर्जा आती है भन्नाटेदार, ठीक है। चलिए आगे, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग। बड़ी बातें करो, बड़े बाग को याद रखो, और बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, हो गया याद। भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क कौन सा है, लोद्रवा, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और प्रथम कौन सा था, गांडीकाटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे जो है भारत का दूसरा बात करें, यानी कि राजस्थान का तो आप पहला ही गिने, लोद्रवा, जैसलमेर। राज्य में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर। देखो पार्क अलग है, संयंत्र अलग है। पहला संयंत्र कौन सा है, अमर सागर, जैसलमेर के अंदर 2 मेगावाट, ठीक है। राज्य में दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन चुका है। देवगढ़ कहां है, प्रतापगढ़ के अंदर, 2.25 मेगावाट, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी है सुजलॉन एनर्जी कंपनी। और पवन ऊर्जा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आप लोगों को, ये पवन ऊर्जा के संयंत्र है ना, या पवन ऊर्जा के ये जो संयंत्र कहां कहां लगे हुए हैं ये पूछते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बिठड़ी या बिथड़ी भी लिखा मिल जाएगा, फलोदी के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों पांचों के पांचों, ठीक है। सोडा बांधन जैसलमेर के अंदर, अकलगांव जैसलमेर, पोहरा जैसलमेर, हर्ष पर्वत सीकर के अंदर। और मैं बता दूं इसके अलावा आप लोगों को भोपालगढ़ के अंदर भी बहुत सारे पवन ऊर्जा के पंखे देखने को मिल जाएंगे। हमारा राम निवास जी सर है ना, भोपालगढ़ के ही है, ये अंदर जाकर देख के आए हैं पवन ऊर्जा का संयंत्र पूरा अंदर जाके, और अंदर कैसे मशीनें लगी हुई वगैरह वगैरह। तो उनके पास में मैं वो वीडियो बना के मंगवा के और इंस्टाग्राम पे डलवा दूंगा, आप लोग देख लेना वहां जाके। घाणेराव गौरव नाम हुआ है, वो देख लियो, लिखियो वही करे, ठीक है। आईडी हमारी ऑफिशियल, तो बिंगू जुड़ जाओ, वहां पे मैं डलवा दूंगा 2-4 दिन के अंदर, तो वहां से आप लोग देख लेना पवन ऊर्जा का अंदर से संयंत्र कैसा होता है। एक मैं डालूंगा आप लोगों के लिए न्यूज रूम अंदर से कैसा होता है, जब मेरा इंटरव्यू था राजस्थान पत्रिका के न्यूज रूम के अंदर, वहां पे वो भी डालूंगा, वो भी देख लेना, जानकारी मिलेगी कुछ ना कुछ अच्छी, ठीक है। तो ले स्क्रीनशॉट। और ये जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है आप लोगों की, उसके अंदर बोनस टेस्ट आपका बजट का जुड़ गया है, और सारे व्याख्यात्मक प्रश्न इसके अंदर जुड़े हैं, यानी कि इनकी व्याख्या के अंदर आप लोगों के 5-5, 7-7 प्रश्न कवर हो रहे हैं। 50 प्रश्न का तो ये टेस्ट जुड़ा ही है, जो बोनस है इसके बारे में कहा नहीं गया था, लेकिन फिर भी जुड़ा है। 20 प्रश्न का टेस्ट और जुड़ेगा, और ये 50 प्रश्न प्लस इसकी व्याख्या, तो हमारे 25 है, तो मौज करो, लीला लहर होगी। ले स्क्रीनशॉट, चलो बढ़िया। बिंगे बाद भी नहीं पढ़ो तो हार मालिक ध्यान निपुण है, ठीक है। सीईटी के मामले में 40% कर रहे हैं, और ये बात लगभग अनुमोदन हो गया है इसका, ठीक है। जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 35% और बाकी के लिए 40% आप लोगों की डिमांड स्वीकृत हो गई। तो उसके लिए अब आप लोगों को करनी है दमदार तैयारी, और करो बढ़िया प्रैक्टिस। ये सारी व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लो। सीईटी के अंदर मामले में आप लोगों का एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, और आप बढ़िया प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि अब हमारे अंदर की 40% तो इनसे अच्छे से आप आराम से कवर कर लोगे। वहां 40% ही चाहिए, वहां टॉप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पात्रता परीक्षा है, पात्रता होनी चाहिए बस पास में, ये है। और ये पशु परीक्षक पीछे तो रहना ही नहीं है, सुविधा सारी दे रखी है, फायदा आपको उठाना है। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।